जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। आप देख रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस के लेक्चर को। और ये लेक्चर आपकी सिविल सर्विसेज की जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर का फ़ायदा आपको कैसे उठाना है तो ध्यान से सुन लो। देखो, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन पर देख लो, आप पूरे टॉपिक्स हमने दिए हुए हैं कि आज के लेक्चर में कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। दूसरी चीज़, आपको ईयरफोन लगाकर एक शांत जगह पर बैठना है और ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनना है, क्योंकि एक पॉडकास्ट लेक्चर है और साथ ही साथ पेन और पेपर लेकर रफ में चीजें लिखते चलना है। और रफ में लिखना है। क्यों रफ में लिखना है? क्योंकि लेक्चर में ही मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे दूंगा और वो शॉर्ट नोट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। तो बिना समय वेस्ट किए फटाफट लाइक का बटन हिट कर लो, नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस लेक्चर को शेयर जरूर करना। अब गाइस, हम बात करने वाले हैं साइक्लोन फैंगन के इम्पैक्ट और उससे जुड़े डिजास्टर मैनेजमेंट के एस्पेक्ट के बारे में। तो साइक्लोन फैंगन ध्यान में रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी और जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट और जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए, इवन पेपर 2 गवर्नेंस में भी हेल्प करेगा। तो आइए समझते हैं साइक्लोन के इम्पैक्ट और गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स को डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोन फैंगन के इम्पैक्ट की। तो पुडुचेरी में बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को मिली, 48.4 सेंटीमीटर सिर्फ 24 घंटों में। यह 1978 का 31 सेंटीमीटर का रिकॉर्ड तोड़ गई। 4 लोग अपनी जान खो बैठे हैं। तिरुवन्नमलाई डिस्ट्रिक्ट में लैंडस्लाइड की वजह से 7 लोग फंस गए हैं। पुडुचेरी और नॉर्थ तमिलनाडु के रेसिडेंशियल एरिया सीवियर फ्लडिंग, पावर डिसरप्शन और क्रॉप डैमेज का सामना कर रहे हैं। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में हमारी आर्म्ड फोर्सेस और डिजास्टर रिलीफ एजेंसी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंडियन आर्मी और HADR टीम यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ टीम, इन्होंने 600 लोगों को रेस्क्यू किया जो हेवीली वाटर लॉक्ड एरियाज में फंस गए थे, यानी कि बहुत पानी यहां पे भर गया था, वहां पर 600 लोग फंस गए थे, जिसको इंडियन आर्मी और HADR टीम ने हेल्प किया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी पानी में फंसे हुए लोगों को जो है वो मदद करी वहां पे फंसा हुआ पानी निकालने में। और फिर इसके अलावा पुडुचेरी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के लक्ष्मणी नारायण ने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ एक रिव्यू मीटिंग कंडक्ट की, जिसमें रिलीफ कोऑर्डिनेशन पर फोकस था। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के जरिए सिचुएशन को हैंडल किया। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने कुडलोर और विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट्स में रिलीफ मेजर्स देखने के लिए 6 मिनिस्टर्स डिप्लॉय किए। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए रिलीफ एफर्ट्स इंप्लीमेंट किए। अफेक्टेड एरियाज में एग्रीकल्चर का नुकसान काफी ज्यादा है, लेकिन गांव क्षेत्रों में फॉर्चुनेटली कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं हुई, यानी कि किसी की मौत की इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई। यह हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के इंप्रूव मेजर का एक पॉजिटिव आउटकम है। सो जीएस पेपर 3 के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट में आप साइक्लोन फैंगन हमें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस समझाता है। कोस्टल रीजन्स पर साइक्लोनिक सिस्टम के इंपैक्ट और रेनफॉल पैटर्न को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, जो जीएस में आपको मिलेगा। और रिलीफ एफर्ट्स यानी कि जो शांति मतलब राहत के जो प्रयास जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, और सेंटर और स्टेट का जो कोऑर्डिनेशन है, ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को एनालाइज करना आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स का आप यूज़ कर सकते हो। तो आप देखो, मैंने आपके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स रखे हैं, जैसे कि आप तो ये पहले तो ये साइक्लोन का जो है वो नाम जो है वो मेंशन कर लेना, राइट, ऊपर कि साइक्लोन फैंगन। तो इसके कारण से हम लोग को पुडुचेरी के अंदर जो है वो देखने को मिला 48.4 सेंटीमीटर की रेनफॉल आई। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, हैवी रेनफॉल 24 आवर्स में देखने को मिली, जिसने बहुत पुराने रिकॉर्ड्स को जो है वो तोड़ दिया है। सीवियर फ्लडिंग हुई है, पावर आउटेज हुआ है, क्रॉप डैमेज हुए हैं नॉर्थ तमिलनाडु में। इंडियन आर्मी की HADR टीम ने रेस्क्यू किए हैं 600 रेसिडेंट्स को, और कोस्ट गार्ड भी इसमें हेल्प कर रही थी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है वो कोऑर्डिनेटेड रिलीफ किया, मिनिस्टर्स वगैरह को डिप्लॉय किया। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया, ये आप मेंशन कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक्टिवली पूरे प्रयास जो है वो किए, मॉनिटर किया पूरी चीज़ों को। क्रॉप का डैमेज हुआ बट कोई कैजुअलिटी जो है वो नहीं हुई। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा मतलब चाहो तो लिख सकते हो, बाकी उतना कुछ खास है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। बस ये आपको एक आइडिया, ये जरूर इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर साइक्लोन का नाम, कि साइक्लोन फैंगन।
अब जीएस पेपर 2 पेपर 1 दोनों के लिए काफी रेलिवेंट टॉपिक है। रिवेंचिस्ट सूट्स और इसका इम्पैक्ट कम्युनल हार्मनी और जुडिशरी का रोल बैलेंस मेंटेन करने में क्या है। तो आपको प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के बारे में क्लैरिटी तो चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, हालांकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम मोटिवेटेड लिटिगेशन की बात करते हैं, यानी एक ऐसा लीगल केस जो किसी रिलीजियस प्लेस के कैरेक्टर को चेंज करने के लिए फाइल किया जाता है। रीसेंट एग्जांपल संभाल उत्तर प्रदेश, यहां पर एक 16th सेंचुरी की मस्जिद का सर्वे करने का कोर्ट ऑर्डर आया, जिसकी वजह से कम्युनल वायलेंस हुई, लोग झगड़ गए, दंगे हो गए, लोगों की जान गई और पूरा एरिया टेंस हो गया। यह बस एक एग्जाम्पल है, पर ऐसे केसेस का बढ़ता हुआ आंकड़ा जो है वो दिखाता है कि अब अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हस्तक्षेप किया और कहा कि लोअर कोर्ट्स ऐसे सर्वेस और ऑर्डर्स पास करने से पहले सोच समझकर काम करें, क्योंकि इससे दंगे हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फोकस है शांति मेंटेन करना और अननेसेसरी डिस्प्यूट से बचना, अननेसेसरी विवाद से बचना। अब बात करते हैं इस कानून की, जिसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। यह कानून डिक्लेयर करता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता, एक्सेप्शन राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का केस, क्योंकि यह डिस्प्यूट ऑलरेडी कोर्ट में था जब यह कानून पास हुआ, इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि रीसेंट कोर्ट ऑर्डर्स इनडायरेक्टली इस कानून को बाईपास करते हैं, जिससे क्लेमेंट्स एम्बोल्डन होते हैं और स्टेटस क्यो चैलेंज करने के लिए, कि यथास्थिति को चैलेंज करने के लिए सभी पिटिशनर सामने आ जाते हैं। अब देखो ये हुआ क्यों, क्योंकि देखो कई बार कोर्ट ऐसे ऑर्डर कर देती है तो लोगों को लगता है कि अरे यार, मतलब ये रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो चेंज हो सकता है और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो कोई मान्य नहीं है, तो लोग इस तरीके से चैलेंज करते हैं। तो यहीं पर इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके लोअर कोर्ट्स को ये आदेश दिए या ये डायरेक्शंस दिए या गाइड किया कि भैया देखो, इस प्रकार के सेंसिटिव मुद्दे को मत हाईलाइट करवाओ, इससे दंगे हो सकते हैं देश में और हमारा काम है शांति मेंटेन करना। सो ये एक इंपॉर्टेंट एंगल है। जुडिशियल ऑर्डर को बिना सफिशिएंटली स्क्रूटिनी के पास किया जाता है, वो डिस्प्यूट्स को फ्यूल करते हैं। तो जुडिशरी का रोल यहां बहुत क्रिटिकल होता है। अगर जुडिशियल प्रोसेस का मिसयूज पॉलिटिकल या सेक्टेरियन गेन्स के लिए होता है तो इसका असर सिर्फ कोर्ट्स तक नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी सफर करती है। तो सल्यूशन क्या हो सकते हैं? तो कोर्ट को ऐसे केसेस एंटरटेन नहीं करने चाहिए। पहली चीज तो कानून को मिसयूज होने से बचाने के लिए जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी होनी चाहिए और सोसाइटी के लोगों को यह समझाना होगा कि लीगल प्रोसेस का मिसयूज कम्युनल हार्मनी को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। सो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक। तो ये शॉर्ट नोट्स में जो है आप ये मेंशन कर सकते हो कि रिवेंचेस सूट्स जो है वो क्या होते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि रिलीजियस कैरेक्टर जो होता है प्लेस ऑफ वर्शिप का, उसको चेंज करना। रीसेंट एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो जिसके कारण से दंगे उभरते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्या बोला, इनने बोला कि पहली चीज तो इन्होंने सर्वे पर स्टे लगा दिया और कहा कि शांति और सोशल हार्मनी बरकरार रखो, और ये भी ऑर्डर दिए, डायरेक्शंस दिए, ऑर्डर नहीं, लोअर कोर्ट्स को कि अगली बार से ऐसे कोई केसेस हैंडल करो तो सोच समझ के करो। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से रिलेटेड तो आपके ऑलरेडी नोट्स होंगे जिन्होंने पहले से फॉलो कर रखा है। तो अगर जिन्होंने नहीं किया तो आप ये मेंशन कर लो 2-3 नोट्स। और फिर रिकमेंडेशन यही है कि जुडिशरी को जो है वो और थोड़ा सा कॉशियस होने की आवश्यकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी की आवश्यकता है और पब्लिक अवेयरनेस की आवश्यकता है। दैट्स इट गाइस। अब जीएस पेपर 2 पेपर 3 के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च सिक्योरिटी एंड व्हाई इट शुड बी अ नेशनल प्रायोरिटी। सो इंडिया की डेवलपमेंट और सिक्योरिटी का एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है हमारी रिसर्च को प्रोटेक्ट करना, स्पेशली जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी जैसे उभरती टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं पूरी चीज़ों को।
तो पहली बात, रिसर्च सिक्योरिटी का मतलब है सेंसिटिव डेटा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। अगर इसमें कॉम्प्रोमाइज होता है तो हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मिसयूज हो सकता है। दूसरी बात, जैसे जैसे इंडिया स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज में प्रोग्रेस कर रही है, साइबर अटैक्स और एस्पियोनेज का रिस्क बढ़ रहा है। एस्पियोनेज यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर खतरा, कि कोई स्पाई कर रहा है, हमारी खुफिया इंफॉर्मेशन को देश के उस पार जो है वो ले जा रहा है। तो जैसे जैसे ये सब टेक्नोलॉजी बढ़ रही हैं, प्रोग्रेस हो रहा है इंडिया के अंदर भी, तो साइबर अटैक्स का भी खतरा है। तो अगर हमारा सेंसिटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बायोटेक्नोलॉजी डेटा हैक होता है तो आप सोचो कितना नुकसान जो है वो हो सकता है। या प्राइवेट कंपनीज के हाथ लग जाए ऐसा कोई डेटा, तो हमारी नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस खतरे में जो है वो आ सकती है। बहुत सारी डेवलप कंट्रीज ने रिसर्च सिक्योरिटी के लिए बहुत ही मजबूत पॉलिसीज बनाई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो इन्होंने चिप्स एंड साइंस एक्ट पास किया है जो रिसर्च और टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। कनाडा ने नेशनल सिक्योरिटी गाइडलाइंस फॉर रिसर्च इंप्लीमेंट किए हैं जो सेंसिटिव एरियाज में सिक्योरिटी इंश्योर करता है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो रिस्क बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट यहां पर की गई है और इन्होंने सर्टेन कोलैबोरेशन जैसे कि चाइना और रशिया के साथ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है वो काफ़ी सारी कंपनीज के साथ मतलब कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं अगर वो चाइना और रशिया की है, तो इस डर के मारे कि ये कंपनी कहीं इनके डेटा को जो है वो हैक ना कर ले। तो ये फ्रेमवर्क्स इंडिया के लिए एक रोड मैप प्रोवाइड करा सकते हैं कि कैसे हम आगे चल के अपनी इन सब चीज़ों को सिक्योर करें नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। तो इंडिया के सामने क्या चुनौतियां हैं? तो रिसर्च सिक्योरिटी का कंसेप्ट अभी इंडिया में प्रॉपरली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं है, यहां पर अवेयरनेस की कमी है। फॉरेन कोलैबोरेशन करते वक्त वल्नरेबिलिटीज क्रिएट होती है, यानी कि काफी सारे लूप होल सामने आ जाते हैं जो सेंसिटिव डेटा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिस्क में डालते हैं। पॉलिसीज बनाने और इंप्लीमेंट करने में डिले होते हैं जो रिसर्च सिक्योरिटी के गोल्स को हैम्पर करती है। इन चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जैसे रिसर्च सिक्योरिटी के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए जो अकेडमिया और एक्सपर्ट्स के इनपुट पर बेस्ड हो। यानी कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना हमारे यहाँ के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ के प्रोफेसर्स हुए, सीनियर प्रोफेसर्स हुए, एक्सपर्ट्स हुए, उनके इनपुट पर बेस्ड है वो पॉलिसी बनाओ। एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो जो सेंसिटिव रिसर्च एरियाज को मॉनिटर करे और गाइड करे। रिसर्च को ओपन रखते हुए सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए टारगेटेड इन्वेस्टमेंट किए जाए जो उनकी साइबर वल्नरेबिलिटीज को मिनिमाइज कर सके। सोचो इंडिया के अंदर एक बेहतरीन इनोवेशन हुई, बेहतरीन रिसर्च हुई और वो चोरी हो गई तो क्या होगा, सोचो आप। तो ऐसे चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए टॉपिक हमें देखने को मिला। तो रिसर्च सिक्योरिटी सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी और डेटा को प्रोटेक्ट करने तक सीमित ही नहीं है, बल्कि ये हमारी नेशनल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का एक ज़रूरी हिस्सा है। ये इंश्योर करता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई नई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो हो रही है ना, तो ये बेसिकली ये सब चीज़ें जो है वो हमारे लिए खतरा ना बन जाए और इंडिया को ग्लोबल लेवल पर भी एक कॉम्पिटिटिव एज जो है वो करता है इंडिया, राइट। यानी कि कंपटीशन, नेक टू नेक जो है वो कंपटीशन करता है। और हमारा सोचो इस प्रकार का रिसर्च अगर चोरी हो जाए तो कितनी दिक्कतें हो सकती है। तो इस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो शॉर्ट नोट्स पे आप मेंशन जो है वो कर सकते हो। पहले तो आप जो है वो टाइटल जो है वो डाल देना। तो आप टाइटल जो है वो किस प्रकार से जो है वो डालोगे, ये टाइटल ये डाल देना आपकी रिसर्च सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च सिक्योरिटी। फिर आप मेंशन करो जैसा लिखा है वैसा, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च सिक्योरिटी। फिर आज सबसे पहली चीज तो हम लोग को यहां पर क्या देखने को मिल रही है कि यूएस का चिप एक्ट, कनाडा का नेशनल सिक्योरिटी गाइडलाइंस और यूरोपियन यूनियन का रिस्क बेस्ड अप्रोच। तो ये एक अच्छे एग्जाम्पल है रिसर्च सिक्योरिटी के लिए। और इंडिया के अंदर आज भी रिसर्च सिक्योरिटी को लेकर कोई बातचीत नहीं होती है और ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होते हैं, फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंस है। तो रिकमेंडेशन यही कि एक मजबूत ढांचा बनाओ, रिसर्च सिक्योरिटी का फाउंडेशन क्रिएट करो और साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करो। इससे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन मिलेगी और इंडिया का ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो मेंटेन रहेगा।
बस इतनी चीजें जो है वो आपको शॉर्ट नोट्स के तौर पर लिखनी है। अब देखिएगा इस जीएस पेपर 2 और पेपर 3 का ये टॉपिक है, इंडियन सिटीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन। तो पहले बात करते हैं अर्बन हेल्थ चैलेंजेस के बारे में। जैसे जैसे इंडिया की सिटीज ग्रो कर रही हैं उनमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का बर्डन बढ़ रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी कि वो बीमारियां जो इन्फेक्शन के थ्रू नहीं होती हैं, जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कैंसर। ये इश्यूज अर्बन एरियाज में काफी कॉमन हो रहे हैं। अब जो मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन है, जैसे इनफॉर्मल वर्कर्स, उन्हें हेल्थ केयर सर्विसेज की काफी कमी होती है उनके पास। ये लोग यूजुअली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं जहां वर्किंग कंडीशन भी बहुत डेंजरस होती है और फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज भी ज्यादा होती हैं। ये मतलब इसका मतलब है कि उनकी हेल्थ सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाती है, राइट। जैसे ये सब जो वर्कर्स होते हैं, वेज वर्कर्स जो होते हैं, तो कितनी बुरी कंडीशन में ये रहते हैं। अर्बनाइजेशन जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता जा रहा है उसके साथ 49% लोग झुग्गी झोपड़ी स्लम्स में जो है वो रहते हैं, जहां हेल्थ केयर सर्विसेज का एक्सेस काफी लिमिटेड है। स्लम एरियाज में रहने वाले लोगों को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मिलना मुश्किल होता है और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होता है, तो हेल्थ बर्डन काफी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं पॉलिसी इशू की। तो इंडिया के पास एक नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सर्विलांस पॉलिसी है जो थ्योरेटिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को मॉनिटर करने और टैकल करने की स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कराती है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन काफी वीक है अर्बन एरियाज में। यह हेल्थ सिस्टम फ्रेगमेंटेड और ओवरलोडेड है, जो इंप्लीमेंटेशन को और डिफिकल्ट बनाता है, क्योंकि हमारे यहां का हेल्थ सिस्टम ओवरलोडेड नहीं है। आप देखो कितना कम स्टाफ है और कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित है, तो ये ओवरलोड हुआ कि नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम को और एनहेंस कर देता है। एक और मेजर प्रॉब्लम है स्लम एरियाज का एक्सपेंशन। झुग्गी झोपड़ी एक्सपेंड हो रही है। जब सिटीज रैपिडली ग्रो करती हैं तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ पाता। इससे हेल्थ केयर सर्विसेज, स्पेशली प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, और खराब हो जाती है और लोग अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाने पर मजबूर हो जाते हैं, जो कि फाइनेंशियल बर्डन का रीजन बनता है, राइट। क्योंकि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट कराएंगे तो सोचो कितना महंगा होगा। अब हम सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ पर फोकस करते हैं। अर्बन एरियाज में स्पेशली जो पिछड़ी कम्युनिटीज हैं, जिनको मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हम बोलते हैं, इनके लिए हेल्थ आउटकम्स डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं उनकी लिविंग कंडीशंस, काम के एनवायरनमेंट और फैमिली या कम्युनिटी सपोर्ट से। सोचो ना, एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने माइग्रेट किया, एक शहर से दूसरे शहर में आए, तो उसको जॉब ढूंढने की प्रॉब्लम, बहुत सारी वो प्रॉब्लम फेस करेगा, रहने की, जॉब ढूंढने की। तो ऑब्वियसली वो हेल्थ केयर पर उतना फोकस नहीं कर पाएगा। दूसरा, लो इनकम, पैसे कम है तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, राइट। पैसे नहीं है तो कई बार लोग इलाज नहीं करवाते हैं, डिले करते रहते हैं कि अरे यार अभी तो हालत खराब है, खाने के पैसे नहीं है तो इलाज कहाँ से कराएं, है ना। और जिन लोग के पास पैसा होता है आप देखिएगा वो रेगुलर मेडिकल हेल्थ चेकअप करवाते रहते हैं। जो भी डेफिशिएंसी उनको लगती है उस पर काम करने लगते हैं। विटामिन की कमी है तो मल्टीविटामिन कैप्सूल खाना शुरू कर दिया या फ्रूट्स इनटेक करना शुरू कर दिए। अब गरीब व्यक्ति के लिए ये सब चीज़ें तो मुश्किल है ना। और तीसरा, लैंग्वेज बैरियर्स। कई बार ये भी होता है कि दूसरे शहर से वो आए हैं, यहां पर जो है वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो लैंग्वेज बैरियर भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये सब फैक्टर उनकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्थ केयर सिस्टम समझने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि उन्हें लोकल लैंग्वेज और सिस्टम का पता ही नहीं होता। इन सब चीज़ों की वजह से प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम तक उनका एक्सेस काफ़ी लिमिटेड हो जाता है। अब सवाल यह है कि सल्यूशन क्या है। तो शहरी एरियाज में हमें कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर स्ट्रेटजीज की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमें प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करना होगा ताकि यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज इंश्योर की जा सके। इसका मतलब है कि हर एक अर्बन ड्वेलर्स को बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो मिल सके। और हाँ, डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज का यूज भी काफी जरूरी हो गया है,
जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को मॉनिटर करने के लिए रियल टाइम डेटा का कलेक्शन और एनालिसिस जरूरी हो सकता है। इससे हम प्रॉपर प्लानिंग और टाइमली इंटरवेंशन मतलब कंप्लीट कर सकते हैं टाइम पर पूरी चीजें। और टेक्नोलॉजी के थ्रू रियल टाइम मॉनिटरिंग से ना सिर्फ हम हेल्थ पैरामीटर्स ट्रैक कर सकते हैं, बल्कि ये अवेयरनेस भी क्रिएट करने में मदद करता है। जब लोग हेल्थ रिस्क के बारे में अवेयर होते हैं तो वो अपनी हेल्थ हैबिट्स को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। इससे प्रिवेंटिव केयर बढ़ता है। जैसे कि अब जिसे पता है कि भाई शराब पीने से जो है वो लोगों की हेल्थ खराब हो जाती है, ये सब जानते हैं, स्मोकिंग किल्स, है ना, ये सबको पता है, बट फिर भी पीपल स्मोक एंड ड्रिंक, करेक्ट। बट आप ये चीज आजमाना, और ये मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं कि जब एक व्यक्ति के फ्रेंड सर्कल में लोग मरना शुरू हो जाए या उसके आसपास के लोग अचानक से मरने लगे और खबर उसको मिले कि यार मरा है क्योंकि सुबह से शराब पीता था, मरा है क्योंकि शराब कंटिन्यू इनटेक था, रेगुलर था स्मोकिंग का, शराब का, तो ये लोग फिर धीरे धीरे करके छोड़ने लगते हैं। क्यों? डर के मारे, अवेयरनेस के लिए। अवेयरनेस तो है बट रियल एग्जांपल दिखता है तो और हालत। अब कोविड में ही देख लो आप, कोविड में जैसी न्यूज फैली मरने की तो सोचो आप लोग कितना डरे। कोई छींक देता था तो लोग एकदम से इधर उधर हो जाते थे, खांस देता था तो गुस्से में देखते थे उसको कि साला खांस रहा है कि कोविड तो नहीं है ऐसे है कि नहीं। बट अब ठीक है, वैसे ही नॉर्मल हो गए लोग बात। एनीवेज, तो वो रहता है कि जब लोगों अपने आसपास जब माहौल जैसा रहता है तो वैसे ही लोग रिएक्ट करते हैं। तो डेटा ड्रिवन इंटरवेंशन जो कि कम्युनिटीज के साथ मिलके बनाए जाते हैं, उनसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को भी कम किया जा सकता है कि भाई अफोर्डेबल हो, हेल्थ केयर एक्सेसिबल हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने जो है वो डिस्कस किया कि इंडिया की शहरी एरियाज में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन काफ़ी बढ़ रहा है और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है इफेक्टिव पॉलिसीज, प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत बनाना और टेक्नोलॉजी का बेटर उपयोग करना। ये सब चीज़ें अगर शामिल हो जाती हैं तो पॉसिबल है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव कर लेंगे अपने हेल्थ केयर सेक्टर में। तो नोट्स में आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं तो वो आप एग्जाम्पल्स लिख लो। मार्जिनलाइज पॉपुलेशन के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, जैसे अर्बन एरियाज में इनफॉर्मल वर्कर्स हुए, राइट, पुअर हेल्थ केयर एक्सेस इनके पास होता है। पॉलिसीज के इश्यूज है, नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सर्विलांस पॉलिसी तो है हमारे पास, बट इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, स्पेशली अर्बन स्लम्स में, झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में। फिर फैक्टर्स हैं जैसे कि क्यों क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो लोगों की इनकम कम है, माइग्रेट करके लोग आ रहे हैं, लैंग्वेज का बैरियर है। फिर स्ट्रेटजी क्या करें, तो हम प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर को मजबूत बनाएं, डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज का उपयोग करें, रियल टाइम हेल्थ मॉनिटर करें, डेटा ड्रिवन अप्रोच पर काम करें जिससे कि अवेयरनेस क्रिएट हो और हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो। दैट्स इट। तो ये वाले नोट्स जो है वो आप अपने पास मेंशन कर लीजिए इस टॉपिक में। अब गाइस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इंडिया के एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट का टॉपिक। एआई यानी कि आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका रोल आज के टाइम में काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन जैसे एआई टेक्नोलॉजीज ग्रो कर रही हैं वैसे वैसे उनकी सेफ्टी और गवर्नेंस को लेकर चिंता भी बढ़ रही है। इसलिए इंडिया अब अपने एआई सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए एक डेडिकेटेड एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने की प्लानिंग कर रहा है। तो चलिए आज हम जानेंगे एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट का क्या रोल हो सकता है, इंडिया के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से ये पूरे दुनिया भर के एआई गवर्नेंस में भी इंडिया की लीडरशिप को बढ़ा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग मीटी बोलते हैं, तो मीटी ने एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने का प्रपोजल रखा। यह इंस्टीट्यूट इंडिया एआई मिशन के अंडर काम करेगा और इसका मेन फोकस होगा एआई सिस्टम की सेफ्टी को एड्रेस करना, जैसे कि बायसेस, डिस्क्रिमिनेशन और डेटा मिसयूज। इस प्रपोजल का एम है एक्सपेरिमेंटल एआई सिस्टम में जो सेफ्टी के इश्यूज हैं उनको हैंडल करना, जैसे कि एआई के डिसीजन बायस्ड ना हो, डेटा मिसयूज ना हो और एआई के सिस्टम्स ह्यूमन राइट्स और सोसाइटल वैल्यूज के अगेंस्ट ना जाए, मतलब कि एआई जो है वो एथिकल तरीके से काम करे। और इंडिया अपनी ग्लोबल डिस्कशन में अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहा है, जैसे G20 और यूनाइटेड नेशन की एआई सेफ्टी इनिशिएटिव में इंडिया का भी रोल देखने को मिल रहा है।
ये एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट उन डिस्कशन में एक्टिव रोल प्ले करेगा, राइट। इस तरीके से इंडिया जब बात करेगी एआई के एथिक्स के बारे में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, तो ये इंस्टीट्यूट वहां पर इंडिया की हेल्प करेगा। अब एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट का एम क्या है, तो एम में आपको ध्यान में रखना है, पहला तो सेफ्टी कंसर्न। एआई सिस्टम्स में जो भी सेफ्टी इश्यूज हैं, जैसे कई बार डेटा का मिसयूज होता है, कई बार बायसेस होता है, यानी कि वो अपने डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम जैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग देता है वो, तो इसको एड्रेस करना। इवन इंडिया में रिसर्च कैपेबिलिटीज को बिल्ड करना और पूरे दुनिया भर में इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है कि सब कंट्रीज एक साथ एआई के एथिकल मॉडल के ऊपर रिसर्च करें। जैसे यूके के अंदर हम लोग को ब्लैचले पार्क प्रोसेस के साथ जो है वो देखने को मिलता है। ये प्रोसेस ग्लोबल लेवल पर एआई को सेफ और रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया को ग्लोबल एआई रेगुलेशन एफर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये यूरोपियन यूनियन, चाइना, यूके, यूएस के साथ कोलैबोरेशन के थ्रू पॉसिबल होगा। इंडिया को ये ग्लोबल कोलैबोरेशन का फायदा होगा कि वो अपनी एआई सेफ्टी और गवर्नेंस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन कर सकेगा। ये इंडिया को ग्लोबल लेवल पर एआई सेफ्टी और एथिकल एआई यूज में लीडरशिप दे सकता है। एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से अलग रखा जाएगा ताकि ये रिसर्च और टेस्टिंग पर फोकस कर सके। इसका मेन रोल होगा स्टैंडर्डाइजेशन और एआई सिस्टम की टेस्टिंग को इंप्रूव करना। इसके साथ साथ एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट को मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म और इंटरनेशनल पार्टनरशिप के साथ इंटीग्रेट करने की बात की गई है ताकि ये ग्लोबल एआई इकोसिस्टम के साथ इंडिया का अलाइनमेंट हो सके। अब इंडिया को एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को प्रायोरिटी देनी होगी ताकि एआई सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके और एआई की ग्रोथ के साथ साथ ह्यूमन सेंट्रिक गवर्नेंस मॉडल की जरूरत है जिसमें इंक्लूसिविटी और एथिकल स्टैंडर्ड्स को इंपॉर्टेंस दिया है। यानी कि सिंपल शब्दों में कि एआई जो है वो एथिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो काम करें और इंडिया को अपने एआई पॉलिसी में रिस्पॉन्सिबल और एथिकल गवर्नेंस को दिखाना होगा ताकि दुनिया भर में इंडिया को एक ग्लोबल लीडर इन रिस्पॉन्सिबल एआई के रूप में जो है वो जाना जाए। अगर ज्यादा रेगुलेशन लगा दिया गया तो इनोवेशन कम हो जाएगा, लोग जो है वो उस पर ज्यादा इनोवेशन करेंगे नहीं, तो इसलिए रेगुलेशन कम रखना है और एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो रखनी है। और एआई के सोसाइटल इंपैक्ट्स भी है जैसे कि लेबर डिस्प्लेसमेंट, प्राइवेसी कंसर्न, एल्गोरिदमिक बायसेस, क्योंकि एल्गोरिदम का बायस होता है ना कि जो व्यक्ति जिस चीज को ज्यादा पसंद कर रहा है, जैसे पसंद कर रहा है, एआई उसके सामने वैसी चीज वैसे लेकर आती है अपने एल्गोरिदम के थ्रू, राइट। तो ये भी एक गड़बड़ है, कई बार बायसनेस हो जाता है। तो आगे की क्या डायरेक्शन है, तो इंडिया को अपनी एआई कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हुए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करना पड़ेगा। इंडिया को एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट को एक प्लेटफॉर्म के रूप में यूज करना चाहिए ताकि अपनी साइंटिफिक एक्सपर्टीज और एथिकल एआई इनोवेशन को ग्लोबली शोकेस किया जा सके। तो ये एक ओवरव्यू था इंडिया की एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट के प्रपोजल पर और इसका एम है कि एआई की सेफ डेवलपमेंट और गवर्नेंस को इंश्योर करना जिससे एआई के रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके और उसका पोटेंशियल मैक्सिमम तरीके से यूज किया जा सके। तो अब देखो एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट जो है वो इंडिया एआई मिशन के अंडर सेटअप किया जा रहा है। एआई सिस्टम सेफ, अनबायस्ड और एथिकल रहे इस पर्पस के लिए और यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इनके साथ मिलकर हमें काम करने की आवश्यकता है एथिकल एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फोकस यही है कि एक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हो, ह्यूमन सेंट्रिक गवर्नेंस हो, यानी कि ऐसा शासन हो जिसमें ह्यूमंस पर मेनली फोकस किया जाए और ओवर रेगुलेशन अवॉइड करना है। मतलब जैसे सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट इसका पड़ सकता है उसको एड्रेस करना है। क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है, लेबर डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप शायद समझे नहीं होंगे। सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो एआई के आने से बहुत सारे लोगों की जो जॉब जा सकती है, खतरे में पड़ सकती है, उसको बचाना है और डोमेस्टिक एआई कैपेबिलिटीज को एनहांस करना है और इंडिया को एआई सेफ्टी के मामले में एज अ ग्लोबल लीडर के तौर पर शोकेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये नोट्स बना लीजिए आप। तो गाइस बांग्लादेश के अंदर क्या मुद्दा चल रहा है तो उसके बारे में तो आपको जानकारी है ही, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम बात करेंगे बांग्लादेश के संविधान और उसमें रिलीजियस फ्रीडम के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 1 सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। अगर आप बांग्लादेश की रिलीजियस फ्रीडम को समझना चाहते हैं
तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को समझना ज़रूरी है। बांग्लादेश के अंदर आपको ऑलरेडी पता है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को लेकर मुद्दे चल रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। और इंडिया की क्या चिंताएं हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बांग्लादेश का संविधान देखते हैं। तो बांग्लादेश का प्रियम्बल जो है उसमें 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स मेंशन है। एक है नेशनलिज्म, दूसरा है डेमोक्रेसी, तीसरा है सोशलिज्म, चौथा है सेक्युलरिज्म। ये प्रिंसिपल बांग्लादेश की पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। अब आर्टिकल 41 काफी इंपॉर्टेंट है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। ये मैं बांग्लादेश के संविधान की बात करूंगा, टू बी वेरी क्लियर। तो आर्टिकल 41 कहता है कि बांग्लादेश के हर सिटीजन को अपने रिलीजन को फॉलो करने, उसे प्रैक्टिस करने और स्प्रेड करने का हक है, बस पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के अंडर। तो थ्योरेटिकली बांग्लादेश में रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए, है ना। अब अगर हम इतिहास को देखें तो बांग्लादेश का ओरिजिनल 1972 कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म को इंश्राइन किया गया था। मतलब स्टेट को रिलीजन से न्यूट्रल होना था कि रिलीजियस मैटर में स्टेट हस्तक्षेप ना करे। लेकिन 1977 में जियाउर रहमान ने, जो मिलिट्री डिक्टेटर थे, सेक्युलरिज्म को हटा दिया और एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड फेथ इन ऑलमाइटी अल्लाह को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। यह चेंज सेक्युलर एथोस को ऑल्टर कर गया। फिर 2011 में 15वां अमेंडमेंट जब आया तो सेक्युलरिज्म को वापस से इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड फेथ इन अल्लाह वैसा का वैसा रख लिया गया। ये एम्बिग्विटी क्रिएट कर रहा है और रिलीजियस फ्रीडम को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो गया है। तो आप देख रहे हो बांग्लादेश की सिचुएशन कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर शब्द का भी उपयोग कर रहे हैं और एक तरफ रिलीजियस बायस्ड भी है, क्योंकि जो ये शब्द है एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड फेथ इन अल्लाह, तो ये जो शब्द भी रखा है और इन्होंने सेक्युलरिज्म शब्द भी रखा है, तो दोनों देखो कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है और क्लियरली बता रहा है कि बांग्लादेश जो है वो एक रिलीजन को जो है वो ज्यादा फेवर कर रहा है या सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा। तो बांग्लादेश में रिलीजियस माइनॉरिटीज जैसे कि हिंदूज, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस और अल्माडीज हैं। टोटल पॉपुलेशन का ये 10% है, लेकिन इनको कई तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, इनके साथ वायलेंस होता है, अत्याचार होता है और इनके लिए लीगल प्रोटेक्शन की कमी है। कुछ इंसिडेंट्स ने इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया है, जैसे हिंदू लीडर का अरेस्ट होना और टेम्पल्स का तोड़ना। ये इंसिडेंट दिखाते हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के अधिकार काफी प्रिकेरियस सिचुएशन में है। पॉलिटिकल एक्शंस नहीं लिए जा रहे, जैसे कि इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद यूनुस के टाइम पे इस प्रॉब्लम को बढ़ावा दिया गया। इसके लिए इंडिया ने भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के कल्चरल और एथिक टाइज हैं, राइट, एथनिक टाइज। बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरेटिकली रिलीजियस इक्वलिटी की गारंटी देता है, सिर्फ लिखित में, लेकिन प्रैक्टिकली मेजॉरिटी रिलीजियस नैरेटिव्स को डोमिनेंस है, जो माइनॉरिटी वॉइस को साइडलाइन कर देता है। इससे सोसाइटी के अंदर जो प्रेम की भावना है, समाज में जो प्रेम की भावना है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो बांग्लादेश की सेक्युलर वैल्यूज को बरकरार करना जरूरी है ताकि रिलीजियस माइनॉरिटीज को अपना हक मिल सके। और इंडिया को रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन को लेकर चिंता है और हमेशा ये एम्फेसाइज करता है कि माइनॉरिटीज के अधिकार को प्रोटेक्ट करना बांग्लादेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिलीजियस फ्रीडम के इश्यूज इंडिया बांग्लादेश के बायलैटरल रिलेशंस पे काफी इंपैक्ट डालते हैं। ये इश्यूज कल्चरल और एथनिक लिंकेज को भी अफेक्ट करते हैं, जो दोनों कंट्रीज के लिए सेंसिटिव मैटर है। तो बांग्लादेश को कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है जिससे रिलीजियस फ्रीडम को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट किया जा सके। तो पहला, सेक्युलरिज्म को वापस से लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना, कि भाई दो चीजें मत करो। अगर सेक्युलरिज्म को फॉलो कर रहे हो तो दूसरी चीज को हटाकर सिर्फ सेक्युलरिज्म को प्रैक्टिकली भी दिखाओ। या चलो ठीक है, आपको वो ट्रस्ट एंड फेथ इन अल्लाह अगर रखना है तो आप कंटिन्यू रखो,
बट साथ ही साथ ये बहुत जरूरी है कि आपको सेक्युलरिज्म अगर आपने रखा है तो उस चीज को प्रैक्टिकली दिखाना। धर्म के आधार पर भेदभाव को दूर करने के लिए जुडिशियल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। इंस्टीट्यूशंस को जो है वो मजबूत बनाओ जिससे अकाउंटेबिलिटी हो और क्राइम जो है वो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट जो है वो कम हो, और क्राइम अगर हो रहा है तो स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाए। तो बांग्लादेश में रिलीजियस फ्रीडम को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थ्योरेटिकली हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हक देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इश्यूज जैसे भेदभाव और पॉलिटिकल इनएक्शन को एड्रेस करना जरूरी है। इंडिया की चिंता भी यही है कि माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि रिलेशंस हेल्दी बने रहें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो शॉर्ट नोट्स में आप ये मेंशन कर लो कि बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस फ्रीडम की गारंटी देता है। वैसे तो आपको आर्टिकल 41 याद रखने की जरूरत नहीं है बांग्लादेश के। सेक्युलरिज्म जो है वो लाया गया था बट बाद में इसको जियाउर रहमान ने हटा दिया। 15th अमेंडमेंट ने इसके जो है वो दोबारा से सेक्युलरिज्म लाया, बट एब्सोल्यूट ट्रस्ट इन अल्लाह इज ट्रस्ट एंड फेथ इन अल्लाह इसको जो है वो कंटिन्यू रखा। फिर इसके अलावा कौन सी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जैसे कि हिंदूस, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, अहमाडीज, और ये भेदभाव फेस कर रहे हैं, वायलेंस फेस कर रहे हैं। और इंडिया की चिंता यही है कि माइनॉरिटीज के अधिकार का उल्लंघन अगर होगा तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस खराब होंगे। तो सेक्युलरिज्म को मजबूत बनाना वहां पर जरूरी है, जुडिशरी और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाना जरूरी है, और अगर कोई भी माइनॉरिटीज के अगेंस्ट क्राइम होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा गाइस अब सामने आ रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो एक केस के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जो अगस्त 2024 में देखने को मिला, जब यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल जज अमित मेहता ने गूगल को ऑनलाइन सर्च मार्केट में मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस का गिल्टी पाया। यानी कि गूगल जो है, अब आज की रेट में हम बोलते हैं ना कि जो भी चीज करनी है गूगल कर लो, तो ऑनलाइन सर्च के मार्केट में गूगल ने अपनी मोनोपोली बना के जो है वो रखी हुई है, और वो ऐसी प्रैक्टिस करता है कि वो ही टॉप नंबर 1 पे रहे, राइट। तो ये प्रैक्टिस जो है वो सही नहीं है। इससे दूसरे टेक प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा है, दूसरे सर्च इंजन कंपनीज को मौका नहीं मिल रहा है कंपटीशन में आने का, क्योंकि गूगल उनको जानबूझकर कंपटीशन से बाहर ही कर दे रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि इसमें अगस्त 2024 में गूगल को गिल्टी माना गया कि गूगल ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहा है कि फेयर कंपटीशन इसमें नहीं हो पा रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कुछ रेमेडीज प्रपोज करी। इन्होंने बोला कि यार कुछ चीजें हैं जिस पर काम करोगे तो ठीक हो जाएंगी चीजें, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था गूगल का क्रोम ब्राउजर और एड बिजनेस के कुछ हिस्सों को डाइवेस्ट करने का सजेशन। यानी गूगल को अपने ब्राउजर को डाइवेस्ट करना पड़ेगा, जिससे उसकी डोमिनेंस जो है वो रिड्यूस हो सकेगी, मतलब कि हटा देना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो गूगल की मोनोपोली सर्च और एड टेक इकोसिस्टम में काफी स्ट्रांग है। डीओजे यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो यूनाइटेड स्टेट्स का, उसकी चिंता यह है कि गूगल एआई एक्विजिशन और पार्टनरशिप का यूज करके अपनी मार्केट को डोमिनेंट पे रख रहा है, यानी कि अपनी पोजीशन हमेशा हाई रख रहा है। और आपको यह समझना होगा कि ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का गोल क्या है। तो इनका ये यूएसए चाहता है कि गूगल का कंट्रोल जो है वो कम हो, जिससे मार्केट में कंपटीशन बढ़े। उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं, जैसे मेकिंग गूगल सर्च इंडेक्स एक्सेसिबल टू कॉम्पिटिटर्स। ये इंश्योर करेगा कि गूगल के सर्च रिजल्ट्स कॉम्पिटिटर्स के लिए एक्सेसिबल हो, जिससे वो भी अपनी सर्विस इंप्रूव कर सकें। दूसरा, गूगल की एड और सर्च टेक्नोलॉजी को ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके के एल्गोरिदम यूज हो रहे हैं। तीसरा, गूगल को डाइवेस्ट मार्केट्स में फिर से एंट्री करने से रोका जाएगा ताकि वो अपनी मोनोपोली को दोबारा से एस्टैब्लिश जो है वो कर सके, राइट। तो ये चीज है। और गूगल ने अपने ऑब्जेक्शंस जो है वो दिए हैं। गूगल का कहना है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जो उपाय जो हैं वो ज़्यादा हार्श हैं, यानी कि बहुत स्ट्रांग है, और ये इनोवेशन और कंज्यूमर के एक्सपीरियंस को हार्म करेंगे।
उन्होंने ये भी बोला कि अगर उनकी प्रपोज्ड मेजर्स इंप्लीमेंट होती हैं तो ग्लोबल कंपटीशन और गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को भी डिसरप्शन हो सकता है। गूगल का स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन ये था कि ऑल्टरनेटिव सर्च इंजन को प्री इंस्टॉल करना इम्प्रैक्टिकल है कंज्यूमर्स और पार्टनर्स दोनों के लिए। तो ये केस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये एक स्टैंडर्ड सेट कर देगा बिग टेक कंपनीज जो है उनको रेगुलेट करने के लिए, राइट। और इवन अगर गूगल डाइवेस्टमेंट होता है, यानी कि गूगल अगर हटा देता है अपने क्रोम ब्राउज़र को, तो ये मार्केट को जो है वो स्मॉलर कॉम्पिटिटर्स के लिए ओपन करेगा, जैसे कि डक डक गो या माइक्रोसॉफ्ट बिंग। इससे ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस भी रीशेप हो सकती है और ये टेक जाइंट्स को मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस को चैलेंज कर सकता है। तो अब इस केस का नेक्स्ट स्टेप है जजमेंट। अमित मेहता 2025 के अर्ली मंथ्स में रेमेडीज को रिवैल्यूएट करेंगे। व्हाइट हाउस का स्टैंड भी अनक्लियर है, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल इंप्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये केस हमें ये बताता है कि कैसे ग्लोबल गवर्नेंस और मार्केट रेगुलेशंस का इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज पर पड़ता है। तो सिविल सर्विसेज के लिए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। तो अब शॉर्ट नोट्स में ये मेंशन कर सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, डीओजे जो है, उसने गूगल की मोनोपोली प्रैक्टिस के लिए गूगल को गिल्टी पाया। इन्होंने गूगल के क्रोम ब्राउजर और एड बिजनेस को डाइवेस्ट करने का सजेशन दिया। गूगल की मोनोपोली, एआई का मिसयूज और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी सर्च एंड एड टेक मेन चिंता वाली बात है। गूगल ने बोला कि ये उपाय जो है वो इनोवेशन और कस्टमर के एक्सपीरियंस को जो है वो हार्म करेंगे, और अगर डाइवेस्टमेंट होता है तो छोटी कॉम्पिटिटर्स जो है वो मार्केट में उनको एंट्री मिलेगी और डिजिटल गवर्नेंस और बिग टेक रेगुलेशंस में सिग्निफिकेंट चेंज आ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं गाइस जिसके बारे में एक आपको जानकारी जो है वो होना चाहिए। भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो इसके बारे में तो गाइस आप लोग जानते ही हैं। आज से 40 साल पहले 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई थी और बहुत से लोग लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं इवन आज भी। मैं तो खुद भोपाल से बिलोंग करता हूँ, तो आई नो, क्योंकि मैंने इस चीज़ को जो है वो देखा तो नहीं है बिकॉज मेरा बर्थ नहीं हुआ था उस समय, बट मेरे फादर ने और मेरी ग्रैंड मदर ने बताया। आज की डेट में ग्रैंड मदर है नहीं, क्योंकि उनको भी जो है वो इस गैस ट्रेजेडी के बाद जो है वो रेस्पिरेटरी इश्यूज जो है वो हो गए थे। और मेरे फादर ने तो इवन उस समय 1984 में फैक्ट्री के अंदर जाकर मास्क लगा के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के साथ फैक्ट्री के अंदर जाकर उन्होंने फोटोज कैप्चर किए थे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। तो 40 साल बाद भी आज भी आप देखोगे तो यूनियन कार्बाइड के टॉक्सिक वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया गया है, पता है आपको। इस लेक्चर के अंदर और इस टॉपिक में इस ट्रेजेडी के बारे में हम लोग जो है वो जानेंगे और उसके एनवायरमेंटल और हेल्थ इंपैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो जीएस पेपर 2-3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि गवर्नेंस, एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। तो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर था। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूसीआईएल जिसको हम लोग बोलते हैं, इसकी फैक्ट्री में कौन सी गैस रिलीज हुई थी? किसी को पता है कौन सी गैस लीक हुई थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। वीडियो को पॉज करो, तुरंत लिखो। तो ये गैस का नाम था MIC, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस रिलीज हुई और इस लीकेज की वजह से 3000 लोगों से ज्यादा लोगों की इमीडिएटली डेथ हो गई और 20,000 से ज्यादा लोग लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। लेकिन ट्रेजेडी के बाद भी एक और बहुत बड़ा इशू है टॉक्सिक वेस्ट का। 40 साल बाद भी 337 टन टॉक्सिक वेस्ट इंक्लूडिंग मर्कुरी और केमिकल रेसिड्यू अब तक फैक्ट्री के पास प्रेजेंट है और ये वेस्ट अनट्रीटेड है। अब अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट और NGT के ऑर्डर्स के, ये टॉक्सिक वेस्ट अब तक डिस्पोज नहीं किए गए हैं। भूजल, ग्राउंड वाटर भी जो है वो हैवीली कंटामिनेटेड है टॉक्सिक केमिकल से, जो लोगों की ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को खतरे में डाल रहा है। जून 2023 में एक ओवरसाइट कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि अर्जेंट रीअसेसमेंट और रेमिडिएशन की बहुत जरूरत है। तो समझ सकते हो कि यह कितना सीरियस मुद्दा है। गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस लिए हैं, जैसे मार्च 2023 में
126 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे ताकि खराब पानी जो है उसको ट्रीट किया जाए, टॉक्सिक वाटर को, इवन वेस्ट को डिस्पोज किया जाए। लेकिन ये फंड का यूज करते हुए भी काफी डिले हो गया। आपको ये जान के शॉक लगेगा कि पास्ट में जो एफर्ट्स किए गए थे 2005, 10, 15 में, वो बहुत ही कम क्वांटिटीज के वेस्ट को जो है वो हटा सके, डिस्पोज कर सके, लेकिन उन एफर्ट से ओवरऑल लार्जर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इसलिए एनजीटी ने अथॉरिटीज को एपैथी और इनएडिक्वेट इन्फोर्समेंट के लिए क्रिटिसाइज किया, आलोचना करी कि आपने बिल्कुल सही काम नहीं कर रहे हो आप। अब बात करते हैं इस ट्रेजेडी के लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट और हेल्थ के कंसर्न के बारे में। तो टॉक्सिक केमिकल्स जो है, जो मिट्टी में, पानी में हम लोग को देखने को मिल रहा है, उससे कैंसर और दूसरी सीरियस बीमारियां होने का बहुत रिस्क है। वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनको बहुत बड़ा हेल्थ का खतरा है। इन केमिकल्स की वजह से पीने का पानी जो है वहां पर वो टॉक्सिक हो गया, कंटामिनेट हो गया है, और वाटर बॉडीज भी पल्यूट हो रही हैं। ये कंटामिनेशन ना सिर्फ लोकल लेवल पर बल्कि आसपास के एरियाज में भी फैल रहा है। तो इस मुद्दे को सॉल्व करने में काफी चुनौतियां हैं। सबसे पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव रीअसेसमेंट की कमी है और करंट सिचुएशन को प्रॉपरली एक्सेस करना या सारे कंटामिनेंट्स का सल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। दूसरा चैलेंज है ब्यूरोक्रेटिक डिलेस। अथॉरिटीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है और अकाउंटेबिलिटी की भी कमी है, इसलिए क्लियर इंप्लीमेंटेशन प्लान की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो गाइस, भोपाल गैस ट्रेजेडी की जो आफ्टरमैथ है वो भी अब तक सॉल्व नहीं हो पाई है। टॉक्सिक वेस्ट, हेल्थ कंसर्न और एनवायरमेंटल इश्यूज भी वैसे ही कंटिन्यू देखने को मिल रहे हैं। तो होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। शॉर्ट नोट्स में जो है वो आप डाल दो। भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 और 3 दिसंबर 1984 डिजास्टर हुआ था। MIC गैस जो है वो लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। 337 टन जो कचरा है, वेस्ट है, जो अभी भी अनट्रीटेड है, जिसमें मर्कुरी और केमिकल रेसिड्यूज हैं। पीने का पानी जो है, ग्राउंड वाटर जो है वो कंटामिनेट हो रहा है, मिट्टी खराब हो रही है, पब्लिक हेल्थ को के लिए खतरा है। सरकार ने मार्च 2023 में 126 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे, बट अभी तक यूज नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से। कैंसर और दूसरी बीमारियों का भी रिस्क है इन टॉक्सिक केमिकल्स के कारण। कॉम्प्रिहेंसिव रीअसेसमेंट नहीं हो रहा, ब्यूरोक्रेटिक्स डिले हो रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज हैं। तो ये सब चैलेंजेस जो है वो आप मेंशन कर सकते हो। दैट्स इट। अब गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक HIV एड्स से रिलेटेड। तो 2023 में HIV इन्फेक्शन में 44% की कमी हुई है और एड्स से होने वाली डेथ में 79% की ड्रामेटिक डिक्लाइन देखने को मिली। ये फिगर्स JP नड्डा जी ने अनाउंस किया है, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारी पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज और गवर्नमेंट के प्रयास अपनी जगह काफी इफेक्टिव साबित हो रहे हैं, पर यह सक्सेस सिर्फ नंबर्स तक लिमिटेड नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे सोसाइटल और एथिकल डायमेंशंस भी छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे HIV और एड्स के रिलेटेड डेथ में जो डिक्लाइन हुआ है उसके बारे में। तो 2023 में नए HIV इन्फेक्शन में 44% की गिरावट देखी गई, जो कि 2010 के कंपैरिजन में है, राइट। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन जो एड्स से डेथ हुई थी उनमें 79% का ड्रॉप हुआ है। ये नंबर्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि इंडिया में HIV एड्स की अवेयरनेस और ट्रीटमेंट काफी इंप्रूव हो चुकी है। अब बात करते हैं इंडिया के HIV प्रीवेलेंस रेट के बारे में। तो करेंटली इंडिया का नेशनल अडल्ट प्रीवेलेंस रेट है 0.20%। मतलब 0.20% लोग HIV पॉजिटिव हैं। लेकिन कुछ राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मिजोरम और नागालैंड, यहां पे ये रेट 0.4% से ज्यादा है, जो एक चिंता वाली बात है। पंजाब भी अब राइजिंग कंसर्न स्टेट बन गया है, जहां पर इन्फेक्शन का रेट बढ़ रहा है। और अगर हम रिस्क ग्रुप की बात करें तो हमें यह समझना होगा कि वुमेन, स्पेशली जिनकी उम्र 15 साल से 49 ईयर्स है, उनमें 44% केस रिपोर्ट होते हैं। इसके अलावा सेक्स वर्कर्स, ट्रांसजेंडर पर्सन और ट्रक ड्राइवर्स भी हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। ये लोग सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से
ज्यादा वल्नरेबल होते हैं और इन ग्रुप्स को टारगेटेड इंटरवेंशंस की बहुत जरूरत है। तो इंडिया ने HIV एड्स के ग्लोबल टारगेट्स को अपनाया है, जिसे 90-90-90 टारगेट कहा जाता है, याद रखिएगा। मतलब 90% केस डिटेक्ट करना, 90% आइडेंटिफाई करना, लोगों को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देना, राइट, और 90% वायरल सप्रेशन अचीव करना, यानी कि 90% तक जो बीमारी है वो डाउन हो। और अब जो रिवाइज्ड हमने किया है 90-90-90 से 95-95-95 टारगेट है, उन्होंने भी काफी अच्छी प्रोग्रेस करी है। जैसे कि हमने 81% केस डिटेक्ट कर लिए हैं, 88% जो केस डिटेक्ट हुए तो उनको ART कवरेज दे दिया, और 97% तक इस इंफेक्शन को जो है वो कम किया। तो ये नंबर्स काफी पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं जो एड्रेस करने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट ने HIV एड्स को लेकर बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जो स्टिग्मा को रोकता है, और ये कैंपेन्स HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो भेदभाव हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट ने, जैसे वो कैंपेन होता है ना कि HIV एड्स छूने से नहीं फैलता, तो ये चीज है कि गवर्नमेंट ने हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करने और इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए एजुकेशन पर भी फोकस किया। तो एथिकली भी हमें समझना होगा कि HIV पॉजिटिव जो लोग होते हैं वो उनको स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए, मतलब कि उनको सेंटर में रखकर मजाक नहीं बनवाना चाहिए, या उनको ऐसा फील नहीं करवाना चाहिए कि वो पता नहीं क्या हो गया उनसे। तो सोशल एक्सेप्टेंस और सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि ये इंडिविजुअल अपनी ट्रीटमेंट और हेल्थ आउटकम्स में इंप्रूवमेंट कर सकें। तो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि मार्जिनलाइज और हाई रिस्क ग्रुप के साथ ज्यादा सेंसिटिव और इंक्लूसिव होने के साथ डील करना है। तो ये एक शॉर्ट डिस्कशन था। HIV के आंकड़े कुछ हमने देखे, तो नए HIV इन्फेक्शन में 44% का डिक्लाइन हुआ, एड्स डेथ डिक्लाइन 79% हुआ, और ये सबसे ज़्यादा मतलब 0.2% लोगों को हम लोग को देखने को मिल रहा है कि HIV है पूरी कंट्री में हमारे 0.20%। और हाई रिस्क स्टेट में हम लोग को ये सब देखने को मिलते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब भी आ गया है। हाई रिस्क ग्रुप जो है वो महिला सबसे ज़्यादा है, जिसमें सेक्स वर्कर, ट्रांसजेंडर पर्सन, ट्रक ड्राइवर्स भी हाई रिस्क में है। 90-90-90 का पहले टारगेट था, अब इसको बढ़ाकर हमने 95-95-95 कर दिया। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखना। और सरकार के प्रयास क्या है, कैंपेन्स, एजुकेशन, राइट, हेल्दी लाइफस्टाइल पर फोकस करना, ये सब चीज़ें सरकार ने जो है वो करवाई हैं और कर रही हैं। तो ये फैक्ट्स हैं गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको जो है वो ध्यान में रखना है। अब गाइस GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक सामने आया है। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ओशियंस हमारी फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज में मददगार हो सकते हैं। तो इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है यार, ओशियन को तो कार्बन सिंक कहा जाता है। तो समझते हैं ओशियन का रोल क्लाइमेट चेंज को रोकने में कितना इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ओशियंस गाइस हमारे प्लैनेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ओशियंस ऑलमोस्ट 25% एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि ह्यूमंस के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया जाता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। 25%, ये पॉइंट लिखने वाला है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड हम ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू रिलीज करते हैं उनका एक छोटा सा हिस्सा ओशियन में एब्जॉर्ब होता है। ये सब कहां से होता है? तो देखो, जब हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं या डिफॉरेस्टेशन करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। ओशियन इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर समा लेता है, जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, राइट। अब सुनो एक और इंपॉर्टेंट चीज, ओशियंस अपने अंदर 90% एक्सेस हीट भी एब्जॉर्ब करते हैं जो ग्रीन हाउस गैस की वजह से जनरेट होती है। तो ओशियन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है बल्कि हीट भी। तो ओशियन अपनी तरफ से बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को मैनेज करने के लिए। लेकिन देखो, हर एक चीज की तो एक लिमिटेशन होती है। जैसे ओशियन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं तो उनका पीएच लेवल लो हो जाता है, जिससे ओशियन एसिडिफिकेशन होता है। तो अब देखो, एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया करंट अफेयर्स के अपडेट के थ्रू कि ओशियन एसिडिफिकेशन में कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो पीएच लेवल ओशियन का डाउन होगा और ओशियन एसिडिफाई होंगे। और ऐसा
अगर होता है तो मछलियां या समुद्र में रहने वाली जितनी भी जो भी इकोसिस्टम है पूरा वो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ओशन एसिडिफिकेशन से कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का प्रोसेस खत्म हो सकता है, यानी कि अगर ओशन एसिडिफाई हो जाएगा तो फिर ओशन कार्बन को सोखना बंद कर देगा और मरीन लाइफ तो डेंजर में होगी होगी, और पूरे दुनिया भर की कार्बन साइकिल भी बुरी तरह से डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए ओशियन को इक्विवेलेंटली प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ओशियन का रोल ग्लोबल कार्बन साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको समझना जरूरी है। जब हम बात करते हैं कार्बन बजट की तो ओशियन का कंट्रीब्यूशन काफी क्रिटिकल है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ओशियन की जो कार्बन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड हो गई है। जैसे जैसे हमारा कार्बन एमिशन बढ़ता जा रहा है, ओशियन को ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसका सल्यूशन क्या हो सकता है? तो यहां पे इनोवेशन का रोल आता है। मरीन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन एक ऐसा सल्यूशन है जिसमें ओशियन में एल्गी ब्लूम से या फिर सी बेड स्टोरेज से हम जो है वो इस प्रकार से ज्यादा कार्बन को स्टोर जो है वो कर सकते हैं। अब समझते हैं कि मरीन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या है और कैसे ये हमारे एमिशन को रिड्यूस करने में मदद कर सकता है। देखो, सबसे पहले तो कंसेप्ट सिंपल है मरीन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का, कि ओशियन के अंदर कार्बन को स्टोर करना, इसको बोलते हैं मरीन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। ठीक है। एक और चीज, इसके लिए कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि एल्गी ब्लूम्स। एल्गी को बूस्ट करने से ओशियन में कार्बन को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब किया जा सकता है। एल्गी कार्बन को अपने अंदर स्टोर करती है और जब ये मर जाती है तो ये कार्बन सी बेड में सेटल हो जाता है। और सी बेड स्टोरेज, ये मेथड ओशियन के अंदर कार्बन को डायरेक्टली स्टोर करता है सी बेड पर, जहां से कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होता। तो ये दो कंसेप्ट है। पहले तो एल्गी को बढ़ाओ, तो एल्गी अपने अंदर कार्बन को सोख लेगी, फिर जब वो मर जाएगी तो वो एल्गी सी बेड में जाकर जो है वो चिपक जाएगी समुद्र की बेड में, और जब ये समुद्र की बेड में चली जाएगी तो इसका मतलब ये कि कभी भी कार्बन बाहर एनवायरमेंट में एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होगा। तो ये है मरीन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का कंसेप्ट। लेकिन ये इतना इजी नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। इस टेक्निक को इंप्लीमेंट करना काफी महंगा हो सकता है, लोगों का ट्रस्ट जीतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एनवायरमेंटल रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। हर सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करते वक्त इकोलॉजिकल बैलेंस को देखना जरूरी है। तो इकोलॉजिकल रिस्क भी है इसमें, क्योंकि एल्गल ब्लूम जब होता है तब हमें देखने को मिलेगा कि एक डेड जोन तक क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अगर काई अगर ऊपर जमी रहेगी स्टार्टिंग में कुछ समय तक समुद्र के, तो नीचे के जो जीव है, नीचे के जो हम लोग को देखने को मिलते हैं कि जीव जंतु, तो उनको जो है वो बहुत बुरा नुकसान जो है वो होगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? सो दिस इज द इशू। और रेगुलेटरी हर्डल्स भी है, इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन की जरूरत है। तो अब बात करते हैं कि एक्शन लेना क्यों जरूरी है। तो अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना चाहते हैं तो हमारे पास सिर्फ 570 बिलियन टन कार्बन एमिशन कट करने का टाइम है 2050 तक। अगर हमने तुरंत स्टेप नहीं लिए तो 2031 तक ये कार्बन बजट खत्म हो जाएगा, और आज की रेट की जो ट्रेजेक्ट्री है उसके हिसाब से हमारा कार्बन बजट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें अभी से बहुत सीरियस होना जरूरी है। तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करना बहुत कॉम्प्लेक्स है और काफी सारे चैलेंजेस हैं। लोगों को कन्विंस करना कि ये टेक्निक सेफ और इफेक्टिव है थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है। लेकिन हर कंट्री अपनी पॉलिसीज और मतलब उनके इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग हैं कंट्रीज के, जो एक दूसरे के साथ जो है वो मैच नहीं करते कई बार। तो मरीन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन और ओशियन हेल्थ पर रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कंट्रीज को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। कार्बन प्राइसिंग और रेगुलेशन को सपोर्ट करना होगा, और मरीन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन को रिन्यूएबल एनर्जी और फॉरेस्ट कंजर्वेशन जैसी स्ट्रेटजीज के साथ कॉम्प्लीमेंट करना जरूरी है। तो हमने काफी डिटेल में जो है वो समझा, स्पेशली किस प्रकार से समुद्र जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में, तो ये क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में। तो ये चीज हमने सीखी, और एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी, मरीन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। राइट। तो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आएगा। और इसके देखो शॉर्ट नोट्स कि ओशियन देखो कितना एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी एक्सेसिव हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था
आप लोग के लिए जो है वो जानना। फिर इसके अलावा हमने ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में बात करी। इसमें ब्रैकेट में पीएच वैल्यू आप मेंशन कर सकते हो कि ज़्यादा अगर कार्बन हो जाएगा तो पीएच जो है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ये ज़रूर जो है वो मेंशन कर देना ये, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें जब आप मेंशन करोगे तो वो थोड़ा ठीक रहता है। और इसके अलावा चैलेंजेस क्या है, हाई कॉस्ट है, पब्लिक का परसेप्शन, पब्लिक का ट्रस्ट नहीं है ना, तो ये सब चैलेंजेस, इकोलॉजिकल रिस्क भी है। फिर हमें 570 बिलियन टन कार्बन को जो है वो कट करना पड़ेगा 2050 तक, तब चीज़ें ठीक हो सकती है, वरना मुश्किल है। और मरीन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन जो है वो ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज के साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करें। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी। कल के लेक्चर में पायल ने जो है वो आंसर दिए हैं, राइट। और मुझे आदर्श है ना, आदर्श राव, हाँ, आदर्श राव ने पूछा था कि सर डेली एडिटोरियल कवर किया जाएगा क्या? तो हाँ भैया, डेली एडिटोरियल हम लोग कवर करेंगे, और पास्ट वाले भी ऐड करते जाइएगा। तो पास्ट वाले ऐड नहीं होंगे, जो रेगुलर जो चल रहा है वो रेगुलर ही होगा, ठीक है। कि जब से हमने ये एक्स्ट्रा इनिशिएटिव शुरू किया है तब से होगा, पास्ट वाले ऐड नहीं हो पाएंगे। पास्ट वाले के लिए हमारी आप वो सीरीज जो है वो देख सकते हैं, जो रेगुलर बेसिस पर सिविल सर्विसेज के लिए आती है एक अलग से करंट अफेयर्स की। तो उससे आपका पास्ट की जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो तो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगी। बाकी द हिंदू का तो रेगुलरली अब से आपको यहाँ पर मिलेगा, और